नमस्कार दोस्तों, विजन विथ आलोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज दोस्तों हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका राजनीति विज्ञान में ज़बरदस्त रोल है और वो टॉपिक संप्रभुता है, सॉवरेंटी है। यह संप्रभुता एक ऐसा टॉपिक है जो टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, जीडीसी, एलटी ग्रेड के परीक्षाओं में आयोग का बहुत पसंदीदा विषय माना जाता है। यहाँ से दोस्तों संप्रभुता के संपूर्ण टॉपिक से कम 3 सवाल जरूर आते हैं, तो आप इसको बहुत गहराई से समझिए। संप्रभुता क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, संप्रभुता का उदय कहाँ से हुआ, संप्रभुता की विशेषताएं क्या हैं और विचारकों के क्या मत हैं इस विषय में। तो दोस्तों वास्तव में संप्रभुता लैटिन भाषा के सुपर एनस शब्द से आया है। सुपर एनस शब्द से, जिसका अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति, जिसका अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति। दोस्तों हम जानते हैं कि राजनीति शास्त्र का केंद्रीय विषय राज्य है। राजनीति शास्त्र में राज्य का अध्ययन किया जाता है और राज्य का जो प्राण तत्व होता है वह संप्रभुता होता है। राज्य के वैसे 4 तत्व होते हैं, हम जानते हैं, भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। और जो चौथा तत्व है संप्रभुता, यह राज्य का प्राण तत्व है। ठीक वैसे ही जैसे हमारे शरीर का प्राण, हमारे शरीर में प्राण का जो महत्व है, वैसे ही राज्य में संप्रभुता का महत्व है। अगर राज्य से संप्रभुता को अलग कर दिया जाए तो राज्य शक्तिहीन हो जाएगा, राज्य अन्य संस्थाओं की तरह निर्बल हो जाएगा। तो आइए बिंदुवार समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों संप्रभुता शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सुपर एनस से हुई है, जिसका अर्थ है सर्वोच्च सत्ता। पूछा जाता है संप्रभुता शब्द किस भाषा से इसकी व्युत्पत्ति हुई है, तो लैटिन भाषा से। इसका अर्थ सुपर एनस, सर्वोच्च शक्ति। राजनीति शास्त्र का केंद्रीय विषय राज्य होता है और राज्य का प्राण तत्व संप्रभुता होती है। दोस्तों आप जानते हैं कि राज्य का उदय आधुनिक काल में हुआ। राज्य का उदय आधुनिक काल में हुआ तो राज्य का प्राण तत्व संप्रभुता है। जब राज्य का उदय आधुनिक काल में हुआ तो संप्रभुता का उदय भी आधुनिक काल में ही होगा। क्यों? क्योंकि संप्रभुता राज्य का अभिन्न हिस्सा है, प्राण तत्व है। तो जब राज्य का उदय आधुनिक काल में हुआ तो संप्रभुता का भी उदय आधुनिक काल में माना जाएगा। प्राचीन काल में, अब संप्रभुता के विकास की बात देखें तो प्राचीन काल में अरस्तु एक ऐसा विचारक था जिसने संप्रभुता के लिए सर्वोच्च सत्ता का प्रयोग किया। प्राचीन काल के विचारक अरस्तु ने संप्रभुता के लिए सर्वोच्च सत्ता का प्रयोग किया, जबकि मध्यकाल में इसी संप्रभुता के लिए क्षेत्रीय आधिपत्य शब्द का प्रयोग किया गया। मध्यकाल में संप्रभुता को क्षेत्रीय आधिपत्य कहा गया। संप्रभुता को क्षेत्रीय आधिपत्य कहा गया। और दोस्तों आधुनिक काल में क्षेत्रीय आधिपत्य और सर्वोच्च सत्ता को मिला के संप्रभुता की परिभाषा दी गई। आधुनिक काल में कहा गया संप्रभुता क्या है, इसमें क्षेत्रीय आधिपत्य है और सर्वोच्च सत्ता निवास करती है, वही संप्रभुता है। सबसे पहले दोस्तों 1576 में फ्रांसीसी विचारक बोंदा ने अपनी किताब 6 बुक्स ऑन कंसर्निंग द रिपब्लिक में संप्रभुता शब्द का प्रयोग किया। वेरी इंपॉर्टेंट है कि संप्रभुता शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? बोंदा है। कब किया? 1576 में। अपनी किस पुस्तक में? 6 बुक्स ऑन कंसर्निंग द रिपब्लिक में।
और दोस्तों आधुनिक काल में लाक प्रथम विचारक था जिसने संप्रभुता की जगह सर्वोच्च सत्ता का प्रयोग किया। जी हाँ, आधुनिक काल में संविदावादी विचारक लाक वो प्रथम विचारक था जिसने संप्रभुता के बजाय सर्वोच्च सत्ता का प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि लाक को संप्रभुता शब्द से बहुत चिढ़ थी। आप लाक को पढ़ चुके हैं पॉलिटिकल थिंकर में कि लाक एक संविदावादी विचारक हैं जो उत्तरदायी शासन की स्थापना करते हैं, सीमित सरकार की स्थापना करते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों को अलग करके उत्तरदायी लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। और उत्तरदायी लोकतंत्र जहाँ होगा दोस्तों, वहाँ निरंकुश संप्रभुता नहीं होगा, वहाँ पर सीमित संप्रभुता जैसा बात होगा। इसीलिए लाक ने संप्रभुता के बजाय सर्वोच्च सत्ता शब्द का प्रयोग करना पसंद किया। और दोस्तों संप्रभुता के अगर विभाजन की बात करें तो संप्रभुता को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, आंतरिक संप्रभुता और बाह्य संप्रभुता। संप्रभुता को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक संप्रभुता के जनक दोस्तों गार्डनर माने जाते हैं, जबकि बाह्य संप्रभुता के जनक ग्रोसियस महोदय माने जाते हैं। अब संप्रभुता की एक समग्र परिभाषा अगर हम देखें तो कहा जा सकता है एक निश्चित भूक्षेत्र में एक सर्वोच्च सत्ता का निवास ही संप्रभुता है। जैसे भारत राज्य है, भारत राज्य में एक निश्चित क्षेत्र है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत का निश्चित क्षेत्र है और उसमें निवास करने वाली एक सर्वोच्च सत्ता है और वही संप्रभु है। भारत में निवास करने वाली सर्वोच्च सत्ता क्या है? जो आंतरिक नीति और विदेश नीति का निर्धारण करती है। जैसे भारत सरकार में आप विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों कह सकते हैं। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों को आप जोड़ सकते हैं जो शासन के अंग होते हैं। तो दोस्तों इस तरह से संप्रभुता की परिभाषा हो गई। अब आते हैं संप्रभुता की विशेषताएं क्या होती हैं। संप्रभुता की विशेषता सीधे सीधे पूछा जाता है, इतने विकल्प दे दिए जाएंगे 4 और 4 में से एक विकल्प आपको गलत दे दिया जाएगा, उसमें दोस्तों आपको चुनना होगा। तो संप्रभुता की जो विशेषता होती है पूर्णता होती है कि संप्रभुता जो होती है वह पूर्ण होता है, वह आधी और तिहाई नहीं होती है। संप्रभुता अविभाज्य होती है, अविभाज्यता इसकी विशेषता है, इसको बांटा नहीं जा सकता। यह निरंकुश होती है, अर्थात इस पर किसी का अंकुश नहीं होता है। जैसे भारत सरकार पर किसी का अंकुश नहीं है, न आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से। अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश भी भारत पर निरंकुशता नहीं लगा सकता है। यह अदेय होती है, मतलब अदेयता लक्षण है, और मौलिक होती है, मतलब मौलिकता इसका लक्षण है। अहस्तांतरणीय होती है, अहस्तांतरणीयता, और असीमितता, मतलब यह असीमित होती है, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से कुल 7 विशेषताएं होती हैं संप्रभुता की। इसी में देता है 4 विकल्प दे देगा। संप्रभुता की विशेषता कौन सी नहीं है? पूर्णता, अविभाज्यता, निरंकुशता और दे देगा देयता। देयता दे देगा तो दोस्तों देयता गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ अ उपसर्ग लगा हुआ है, तो अदेयता लक्षण है। इसी तरह से आप अच्छे से अंतर कर लीजिए क्योंकि इसी तरह सवाल आते हैं। अब परिभाषा में देखते हैं कि संप्रभुता की परिभाषा विचारकों ने कैसे दी है। एक विचारक हैं जो लिखते हैं कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है, यह किसका कथन है? तो दोस्तों यह विलोबी का कथन है। विलोबी एक विचारक हैं जो कहते हैं कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है
विभाजित संप्रभुता अपने आप में विरोधाभास है। विभाजित संप्रभुता अपने आप में विरोधाभास है। दोस्तों यह विचार प्रसिद्ध विचारक गेटल का है। गेटल कहते हैं कि विभाजित संप्रभुता अपने आप में विरोधाभास है। अगला परिभाषा है कि संप्रभुता प्रजाजनों और नागरिकों पर ऐसी निरंकुश शक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन नहीं है। संप्रभुता प्रजाजनों नागरिकों पर ऐसी निरंकुश शक्ति है जिस पे कानून का कोई बंधन नहीं है। दोस्तों यह परिभाषा किसका है? बोंदा का है। फ्रांसीसी विचारक बोंदा, जिसने संप्रभुता का सबसे पहले प्रयोग किया, उसी ने यह परिभाषा दिया। बहुत पूछा जाता है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। अगला है कानून संप्रभु का आदेश है। कानून संप्रभु का आदेश है। दोस्तों यह परिभाषा ऑस्टिन का, जॉन ऑस्टिन से जुड़ी है। जॉन ऑस्टिन ने कहा कानून संप्रभु का आदेश है। कानूनी संप्रभुता के जनक भी माने जाते हैं दोस्तों ऑस्टिन। विधिवादी संप्रभुता या कानूनी संप्रभुता के जनक ऑस्टिन माने जाते हैं। देखिए ये कानून शब्द लिखा है, तो कानून संप्रभु का आदेश है। तो दोस्तों शब्दों से ही पकड़ने का प्रयास किया करिए। ऑस्टिन कानूनी संप्रभु के जनक हैं। तो ऑस्टिन का कथन है कानून क्या है? संप्रभु का आदेश ही कानून है। अगला कथन है सीमित संप्रभुता अपने आप में विरोधाभास है। दोस्तों ये कह रहा है कि संप्रभुता अगर सीमित है तो यह अपने आप में विरोधाभास है। तो दोस्तों यह प्रसिद्ध संविदावादी विचारक हॉब्स का कथन है। हॉब्स ने कहा कि जो संप्रभुता होती है वह असीमित होनी चाहिए। आपको याद है दोस्तों, हॉब्स निरंकुश राजतंत्र की स्थापना करता है। हॉब्स जो है राजा में असीमित अधिकार थोप देता है और वह सीमित संप्रभुता का विरोध करता है। इसीलिए कहता है सीमित संप्रभुता अपने आप में विरोधाभास है। दोस्तों अगला परिभाषा है सार्वजनिक संकल्प ही संप्रभु है। सार्वजनिक संकल्प, दोस्तों यह भी संविदावादी विचारक रूसो का कथन है। रूसो का कथन। दोस्तों आप शब्दों को पकड़ने का प्रयास किया करिए। जैसे सार्वजनिक संकल्प है तो रूसो एक ऐसे विचारक हैं कि उन्होंने सामान्य इच्छा की संकल्पना प्रस्तुत की है और उन्होंने सार्वजनिक संकल्प की बात कही है। तो सार्वजनिक संकल्प करना ही संप्रभु है, ऐसा रूसो का कथन है। अगला है संप्रभुता अन्य सभी के आदेश का पालन करने की शक्ति रखती है किंतु किसी के आदेश पालन को अभ्यस्त नहीं होती। दोस्तों यह बहुत अच्छी परिभाषा है, बहुत सटीक परिभाषा देती है संप्रभुता की। यह भी ऑस्टिन का कथन है। ऑस्टिन महोदय कहते हैं जो संप्रभुता होती है खुद तो इतनी शक्तिशाली होती है कि दूसरे को आदेश देती है लेकिन किसी के आदेश का वो पालन नहीं करती है। अगला कथन है दोस्तों संप्रभुता एक ऐसी पूर्ण वस्तु है जो अर्धवृत्त या अर्ध त्रिभुज की कल्पना, जैसे अर्धवृत्त और अर्ध त्रिभुज की कल्पना नहीं हो सकती वैसे ही संप्रभुता आधी और तिहाई की कल्पना नहीं हो सकती। दोस्तों यह कथन प्रसिद्ध विचारक कैलहन का है। कैलहन का है दोस्तों, यह विचारक किसका है? कैलहन एक विचारक हैं। उन्होंने कहा संप्रभुता पूर्ण वस्तु है। जिस तरह से अर्धवृत्त अर्ध त्रिभुज की कल्पना नहीं किया जा सकता वैसे ही संप्रभुता को आधी और तिहाई में बांटा नहीं जा सकता, बल्कि यह एक पूर्ण वस्तु है, संपूर्ण है। तो इस तरह से दोस्तों हमने राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राजनीतिक सिद्धांत के सेशन में संप्रभुता के
टॉपिक को समझने का प्रयास किया। अब अगले लेक्चर में हम फिर पार्ट 2 लेके आते हैं।